हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन का पार्ट 2 है। इसके अंदर आज हम जानेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में। इन्हें हम जीपीसीआर भी कहते हैं इन शॉर्ट। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ये काम करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, और किस तरह से ये इंट्रासेलुलरली ये सेकंड मैसेंजर यानी कि साइक्लिक एएमपी पाथवे के साथ में मिलके ये किस तरह से अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए देखें। सो स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में जानने के पहले हम थोड़ा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है इनके बारे में जान लें, और उसके लिए मैं आपको ये फिगर भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इसकी थ्योरी आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, जो जीपीसीआर है ये सबसे बड़ी और कई वैरायटी में पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ओके, यानी कि जो ये इस फिगर में दिखाया गया है ना, इसमें ये है आपका जीपीसीआर। ओके, यही चीज़ है यहाँ पर भी। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे ज़्यादा वैरायटी में या सबसे बड़ी वैरायटी में पाई जाने वाली ये रिसेप्टर है, और इसके 30 to 50% ड्रग्स या दवाइयाँ जो है इसी को बेस मान करके बनाई जाती है। यानी कि आप समझिए कि ये रिसेप्टर इतनी 30 to 50% जो ड्रग्स है उसको ये रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा ये रिसेप्टर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स जैसे लाइट हो गया या लाइट एनर्जी, टेस्ट, स्मेल के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लिए, प्लस हार्मोन्स हैं या लिपिड है या पेप्टाइड्स हैं आदि, इन सभी के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि उनके लिए ये सेंसिटिव है। इसके अलावा ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन किए रहता है, साथ ही हार्ट बीट को, इसके अलावा आयंस के बैलेंस को बनाए रखता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है या जीन एक्सप्रेशन आदि कई और भी क्रियाओं में ये जो रिसेप्टर है जी प्रोटीन रिसेप्टर ये काम करता है। इसके अलावा अगर हम ड्रग्स की बात करें यानी कि दवाइयों की बात करें तो 1/3 ऑफ ड्रग्स जो है जी प्रोटीन रिसेप्टर को बेस मानते हुए बनाई जाती हैं, क्योंकि वो जी प्रोटीन के थ्रू ही वो अपना इफेक्ट बॉडी में क्रिएट करती हैं। अब इसके अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो जीपीसीआर जो है एक सिंगल पेप्टाइड है जो कि एक ग्लोबुलर या गोलाकार शेप का है और सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से समझेंगे। देखो क्या है, पहले इस पिक्चर को आप समझ लीजिए कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये इसका बाहर का साइड है जिसको हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये इसका अंदर का रीजन है जिसे हम साइटोप्लाज्म या साइटोसोलिक रीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बीच में ये धंसा हुआ जो आपको दिखाया गया ये है जीपीसीआर। ओके, अब देखो ये क्या है, इसमें ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन ये प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, यानी कि 7 सेगमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 सेगमेंट जिनको हम 7 हाइड्रोफोबिक ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस या 7 टीएमबी इनको कहा जाता है। तो ये जो 7 सेगमेंट हैं इसकी वजह से ही कभी कभी इसे 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स भी या फिर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि 3 लूप इसमें बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर की साइड है, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर, और 3 लूप इसमें अंदर की ओर है। ओके, और इसका एक जो इसका एंड है या जो ये जी प्रोटीन है, क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड कर उनके साथ में ये रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं जी प्रोटीन। ठीक है, और इसलिए भी हम इसको जी प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये, खैर मैं इसको थोड़ी आगे बताऊंगी, अभी यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या है। तो इसका जो ये लूप है, इसका जो टेल है अंदर साइटोप्लाज्म की ओर, इसकी जी प्रोटीन की एक टेल होती है जो कि इसके यहाँ पे फिर से अगेन इसमें 3 इसमें सब यूनिट होते हैं। ठीक है, 3 और समझिए कि केमिकल्स की यहाँ पे ये 3 सब यूनिट यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ओके, जिसे कि हम अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट कहते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्राइमेरिक फॉर्म भी इसको कहा जाता है।
या हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो टेल है वहाँ पे ये 3 सब यूनिट्स जुड़े होने की वजह से। ओके। अच्छा, जो इसका ये टेल है जो साइटोप्लाज्म की ओर धंसा हुआ है, यहाँ पे इसको हम कहेंगे सी टर्मिनस, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर इसमें रहता है, तो ये सी टर्मिनस, और ऊपर की ओर इसमें ये एन टर्मिनस कहेंगे इसको। तो क्या होता है, देखो जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है जो इसके लूप में, ये एक इसको पॉकेट की तरह का एक स्ट्रक्चर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या कोई लिगेंट है या हार्मोन है वो उस पर आकर के जुड़ जाता है। तो जीपीसीआर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जी प्रोटीन के साथ में आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे ही कोई बाहरी सिग्नल क्या होता है कि जब इसके इस मॉलिक्यूल में आकर के इसमें जुड़ता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं। ओके, कुछ चेंजेस इसके अंदर आने लगते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है कि एक और इसमें खास बात है बच्चों, क्योंकि ये जी प्रोटीन जो है इसकी जो अल्फा यूनिट जो इसके साथ में जी प्रोटीन के साथ में इसमें जुड़ी हुई रहती है, इसका नेचर है कि ये ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में ये जुड़ सकती है, ठीक है, उसके साथ में ये आसानी से बॉन्डिंग कर सकती है। तो इसकी इनएक्टिव स्टेज में अल्फा सब यूनिट के साथ में इसमें जीडीपी जुड़ा रहेगा, ठीक है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें कोई हार्मोन या कोई लिगेंड इसमें जुड़ता है तो इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके पास की जो जी प्रोटीन के साथ में इसको इंटरेक्ट करने के लिए ये स्टिमुलेशन इसमें होने लगता है। ओके, तो इसके बाद इसकी जो एक्टिव स्टेज है इसमें अल्फा सब यूनिट से जीडीपी को रिलीज कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, और यहाँ पे जीटीपी जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि इसमें फिर जो ये अल्फा इसकी सब यूनिट है, इससे बीटा और गामा सब यूनिट इससे हट जाते हैं जैसे ही इसमें चेंजेस आते हैं इस जी प्रोटीन में। ओके, क्योंकि जीडीपी को रिप्लेस कर दिया जाता है जीटीपी से। ओके, इसके बाद ये दोनों ही डाइमर इससे हट जाते हैं या इनका डिसोसिएशन हो जाता है। इसके बाद जो ये एक्टिव या सक्रिय जी प्रोटीन है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये इसकी ये जी प्रोटीन है, यानी कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या सेकंड मैसेंजर को ये एक्टिवेट करता है, समझिए, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इसको क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी कि देखो इसमें कोई भी लिगेंड या कोई भी हार्मोन है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर से उसमें जुड़ रहा है, लेकिन चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इंट्रा सेलुलरली, ठीक है, सेल के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सेकेंड मैसेंजर पाथवे यानी कि साइक्लिक एएमपी की जो पाथवे है उसको ये एक्टिवेट करता है, या उसके साथ ही एक और दूसरी पाथवे है जिसको हम फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल सिग्नल पाथवे बोलते हैं, तो उसको भी ये एक्टिवेट करता है। तो उसके थ्रू ये सेल के न्यूक्लियस तक, इन दोनों के थ्रू न्यूक्लियस में भी ये चेंजेस या जीन एक्सप्रेशंस को ये एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, यानी कि एक के बाद एक इसमें जैसे ही लिगेंड जुड़ेगा इस सेल के अंदर कई सारी कैस्केड रिएक्शंस इसमें आनी, सीढ़ी नुमा रिएक्शंस इसमें होने लगती हैं, समझ लो, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए अपना रिस्पॉन्ड देती है। सो स्टूडेंट, जीपीसीआर को हम जी प्रोटीन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ने की, यानी कि उसे बाइंडिंग कर सकता है, तो इस वजह से हम इसको जी प्रोटीन भी इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं। तो देखो जैसे ये नीचे आप देखिए इसकी जो सब यूनिट है अल्फा बीटा एंड गामा, ये इसके साथ में इसकी टेल के साथ में ये जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद ये इसकी जो अल्फा यूनिट है इसमें एबिलिटी होती है कि ये ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में जुड़ सकती है, ठीक है। तभी हमने कहा ये इसकी इनएक्टिव स्टेज है, और एक्टिव स्टेज में जब इसमें कोई बाहर से लिगेंड इसमें जुड़ जाता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आने लगते हैं, इसकी इन सब यूनिट में भी चेंजेस आने की वजह से फिर इसकी जो अल्फा यूनिट है वो अगेन जीडीपी की जगह फिर जीटीपी से वो बाइंडिंग कर लेती है, ठीक है। तो जिसके बाद ये अपनी एक्टिव स्टेज में पहुंच जाती है, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं जी प्रोटीन। सो स्टूडेंट, जो अप्रॉक्स 1000 के करीब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में अभी तक की नॉलेज है हम लोगों को, ठीक है, यानी कि इतने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को पहचान लिया गया है।
तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन इसमें सेगमेंट्स होते हैं, जिसको हमने काउंट किया था ना, तो वो 7 थे। और उसमें हमने देखा था कि उसमें 3 लूप बाहर की ओर और 3 लूप अंदर की ओर, यानी कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साइटोप्लाज्म की ओर थे 3 लूप। ठीक है, इसके अलावा मैंने वहाँ पे काफ़ी इसकी डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और देखो फिर लिखा है द टेल ऑफ दिस जी प्रोटीन रिसेप्टर प्रोट्रूड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, यानी कि जो जी प्रोटीन की टेल है हमने देखा था साइटोप्लाज्म की ओर धसी हुई है। और टेल पार्ट से ही इसमें 3 और सब यूनिट, जिससे कि हम ट्राइमेरिक पार्ट या फिर इसको हेट्रोट्राइमेरिक भी बोलते हैं जी प्रोटीन, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे इसमें अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट जुड़ी हुई रहती हैं। इसके अलावा अल्फा और गामा जो सब यूनिट हैं उनमें स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल होने की वजह से, इसकी वजह से ये अंदर की ओर साइटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये एंकर की रहती है, यानी कि उसके साथ में ये जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि इन दोनों में क्या है वहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल है, इस वजह से। तो इसका नाम मैंने जी प्रोटीन आपको बताया था ना कि क्यों इसको जी प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें एबिलिटी है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्डिंग करने की। ठीक है, तो अपनी इनएक्टिव स्टेज में ये अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट के साथ में जो इसकी अल्फा सब यूनिट है उसके साथ में जीडीपी जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी इनएक्टिव स्टेज में रहता है। और एक्टिव स्टेज में कब रहेगा, जब इसमें जैसे ही कोई बाहर से लिगेंड आकर के जुड़ेगा या हार्मोन आकर के जुड़ता है तो ये जीडीपी रिप्लेस हो जाता है जीटीपी से, यानी कि अब अल्फा सब यूनिट से जुड़ जाएगा जीटीपी। अब देखो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी यहाँ पे समझ लिया, हालांकि ये हमने फिगर से काफी कुछ हमने इसको समझ लिया है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, द लिगेंड और हार्मोन बाइंड्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर। तो आपने देखा था कि वो जी प्रोटीन में हार्मोन का जुड़ाव होना, यानी कि ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ही वो खुलेगा, तो वहां पे आकर के ये हार्मोन या कोई लिगेंड आकर के उससे जुड़ता है। तो वहां पे जुड़ते ही सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अ कन्फर्मेशनल चेंज अकर इन द जी प्रोटीन रिसेप्टर दैट एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन एंड इंड्यूसेस इंट्रासेलुलर सिग्नल्स, इट मे बी आइदर। अब देखो जैसे ही मैंने क्या बोला कि उसमें बाहर से उसमें कोई जी प्रोटीन आकर के जुड़ता है तो इसके अंदर की साइड जो इसके जो टेल है साइटोप्लाज्म की और जो टेल है उसमें इसमें इंट्रासेलुलरली कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चेंजेस जो है उसके जो सिग्नल्स ये हो सकते हैं, या तो क्या होगा ओपन और क्लोज सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल, या तो इसके लिए होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के आयन चैनल्स हैं उनको या तो ओपन करना होगा या फिर क्लोज करना होगा, उसके लिए ये सिग्नल्स हो सकते हैं। या फिर किसी एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसके लिए हो सकता है, या फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस लेवल पे अगर वहां से कोई जीन ट्रांसक्रिप्शन होना है तो उसके लिए ये चेंजेस हो सकते हैं इस रिसेप्टर के जुड़ते ही। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हैं, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम और अच्छे से समझ सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखो अगेन इसको हम इस फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो जैसे ही स्टेप 1 में कोई भी लिगेंड या हार्मोन आकर के जुड़ेगा जी प्रोटीन में, जिसकी वजह से इसकी टेल साइड से जुड़े हुए इसके 3 सब यूनिट अल्फा बीटा एंड गामा में इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होगा जो दूसरे जी प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो जो इसका अल्फा सब यूनिट है इसके साथ में ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि जीडीपी जुड़ा होता है जब ये अपनी इनएक्टिव स्टेज में होता है। जैसे ही कोई लिगेंड जुड़ेगा तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आने की वजह से ये जीडीपी की जगह जीटीपी यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। ओके, और जैसे ही जीटीपी इसमें जुड़ेगा तो वैसे ही, क्योंकि इसके अंदर भी अपने चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो इसकी जो गामा बीटा और गामा जो सब यूनिट है वो अल्फा सब यूनिट से हट जाएगी, या कह सकते हैं कि अल्फा सब यूनिट इन दोनों से अलग हो जाएगी, यानी कि डिसोसिएट हो जाएगी, और जा करके जो दूसरी जी प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है या एंजाइम्स हैं उसको ये एक्टिवेट करेगी। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए पहले जो एटीपी है उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगी, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी में एटीपी कन्वर्ट होगा तो उसकी वजह से वो सेकंड मैसेंजर है, तो सेकंड मैसेंजर की वजह से जो दूसरे प्रोटीन काइनेजेस हैं इनएक्टिव उनको वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर सेल में आगे जा करके फिर वो जीन एक्सप्रेशन
और जीन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये अपना मैकेनिज्म या अपना जो एक्टिवेशन के बाद की जो क्रियाएं हैं वो सेल के अंदर ही करने लगता है, बाहर से जुड़ करके कोई भी लिगेंड। ओके, तो इस तरह से अपना वर्क करता है। इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से और भी अच्छे से समझ लेंगे। और अब देखो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है तो ये वर्क कैसे करता है। तो देखो यहाँ से हम चलेंगे। हार्मोन ऑन जी प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेट्स, ठीक है, यानी कि जी प्रोटीन हार्मोन क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर में जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर से जब ये जुड़ेगा इस जी प्रोटीन से तो क्या होगा, एक कन्फर्मेशनल चेंज जो है जी प्रोटीन रिसेप्टर के अंदर ये आने लगेंगे और इसका रिजल्ट होगा जो उसकी टेल साइड है साइटोप्लाज्म में अंदर, जो अभी तक जीडीपी जो अल्फा बीटा एंड गामा के साथ में जीडीपी के साथ में बॉन्डिंग किए हुए था, यानी कि जीडीपी बना हुआ था, ये चेंज एक्सचेंज कर लेगा जीटीपी में। ठीक है, जीटीपी में आने के बाद इसकी वजह से क्या होगा, जो अल्फा सब यूनिट है उस ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगी और ये अल्फा सब यूनिट जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ में जाकर के ये जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अल्टर करेगी, यानी कि ये चेंजेस लाएगी किसी भी एक्टिविटी ऑफ आयन चैनल, यानी कि आयन चैनल की एक्टिविटी में चेंजेस ला सकती है या फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम में ये चेंजेस ला सकती है। उसमें जैसे आपके एडिनिल साइक्लेज है या फिर फॉस्फोलाइपेज सी है, इनमें ये चेंजेस ला सकती है जो कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। ओके, इनकी वजह से एटीपी कन्वर्ट होगा साइक्लिक एएमपी और इन टर्न जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी ये बना तो ये एक्टिवेट कर देगा कई सारे इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस को। ठीक है, इनएक्टिव पीकेए टू एक्टिव पीकेए में, यानी कि इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस को ये एक्टिव प्रोटीन काइनेजेस में कन्वर्ट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, इट फॉस्फोरिलेट्स सेवरल एंजाइम्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन डीएनए। इसकी वजह से जो फॉस्फोरिलेशन एंजाइम्स की होनी है वो प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है डीएनए के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो ये वहां पे ये अब अपना इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन होने की वजह से सेल अपना रिस्पॉन्स देगी। रिस्पॉन्स किस टर्म में, या तो वो ये जो चेंजेस हैं ये सारे जो एक्टिविटी हुई जी प्रोटीन की वजह से, उसकी वजह से सेल की ग्रोथ हो सकती है या उसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, या जो भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंगली सेल अपना एक्सप्रेशन शो करती है। तो इस तरह से जो जी प्रोटीन है ये अपना इफेक्ट क्रिएट करता है। तो देखो इसमें आपने देखा कि जी प्रोटीन में जैसे ही कोई लिगेंड आकर के जुड़ा तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर होने लगी, यानी कि इंट्रासेलुलरली होने लगी। ठीक है, और इस तरह से एक की वजह से मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, कई सारे कपल्ड जो रिएक्शंस थे वो इसमें शुरू हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि सिर्फ ये एक चीज के लिए वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्रोटीन पे वर्क नहीं कर रहा, उस प्रोटीन की वजह से दूसरे प्रोटीन एंजाइम्स ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो इसलिए हम इसको कह रहे हैं, इसीलिए इसे हम जो है जीपीसीआर या साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड पाथवे भी कह रहे हैं इसको, या सेकेंड मैसेंजर पाथवे आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह से अपना वर्क करता है। अब देखिए जी प्रोटीन सिग्नलिंग इवेंट को कैसे टर्मिनेट किया जाता है या उसको कैसे क्लोज किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि जब हार्मोन आकर के जी प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ेगा तो ये जो जी प्रोटीन कपलिंग इवेंट जो है या रिसेप्टर के जो इवेंट हैं वो लगातार होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो सक्रिय हो जाता है। अगर उसको निष्क्रिय करना है तो वो हार्मोन या उस लिगेंड को उस रिसेप्टर से हटना होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो रिसेप्टर उस जी प्रोटीन से हटता है तो उसकी वजह से जो अल्फा सब यूनिट अभी तक उस पर्टिकुलर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका था जीटीपी में। ठीक है, तो जैसे ही ये हटता है तो इसकी वजह से उसमें भी जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्फा सब यूनिट अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में ये कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि अब वो जीटीपी न रह करके जीटीपी से जीडीपी ये बनना चालू हो जाता है। तो अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, अगेन ये बीटा और गामा के साथ में कंबाइन करके इनएक्टिव मेम्ब्रेन बाउंड
ट्राइमेरिक जी प्रोटीन ये बना लेता है, यानी कि ये अगेन ये GDP के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जी प्रोटीन सिग्नलिंग इवेंट टर्मिनेट हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के ऊपर या GPCR के ऊपर कि ये क्या है और ये किस तरह से अपना वर्क करते हैं, या ये कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे ये टर्मिनेट होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप अपनी स्टडीज़ में अच्छा करेंगे। थैंक यू।